प्रातर्भजामि सवितारमनंत शक्तिं पापौघ शत्रु भय रोग हरं परंच तम सर्वलोककलनात्मक कालमूर्तिं गोकंठ बंधन विमोचनमादिदेवम्। समस्त जगत को ऊर्जान्वित करने वाले रोगनाशक एवं प्रकृति के प्राणदायक सूर्य का ध्यान करते हुए सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन, वंदन एवं शुभ स्वागत। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सुधी दर्शकों के साथ मैं हूं गवीश द्विवेदी। प्रातःकालीन यह सुप्रभातम कार्यक्रम अपने आप में कुछ विशेष है, क्योंकि इसमें हम आपके लिए पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा कोई विषय, स्वास्थ्य, योग एवं संस्कृत पाठशाला जैसे रोचक और ज्ञानवर्धक प्रभाग लेकर आते हैं। दिन के आरंभ में कोई एक प्रेरक समाचार आपको बताते हैं, जिससे आप सभी का दिन शुभ और सकारात्मक हो। तो आइए दिन की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं आज के तिथि, वार एवं नक्षत्र को पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, बुधवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद अब देखते हैं आज के अंक का सुभाषित। सुभाषित अर्थात अच्छे वचन जो हमें कुछ सीख देते हैं। तो आइए सुन लेते हैं संगीतमय सुभाषित और जान लेते हैं इसके अर्थ को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में। उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः। सफलता होगी ही, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास कर सतत विषाद रहित होकर हमें उठना चाहिए, सजग होना चाहिए और ऐश्वर्य को साधने वाले कार्यों में लग जाना चाहिए। Success is certain. Make a strong resolve and rid your mind of remorse. With an alert mind, move ahead on the path of prosperity. सनातन परंपरा में त्रिदेवों का स्थान अति विशिष्ट है। उसमें भी विष्णुदेव का अपना एक विशेष स्थान है। इन्हें वैष्णव मत का प्राणस्वरूप बताया गया है। पर ब्रह्म स्वरूप यह देवता श्रीहरि, नारायण, माधव, केशव, अच्युत, जनार्दन जैसे कई नामों से जाने जाते हैं। शास्त्रों में विष्णु के दशावतारों का वर्णन है, जिनमें अंतिम अवतार है कल की अवतार। आइए इसी कल की अवतार एवं इसके निर्मीयमाण धाम से जुड़ी देखते हैं यह रिपोर्ट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहे यह वचन प्रमाणित करते हैं कि जगत में साधुता की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार होते ही हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विषय में तो प्रायः सभी जानते ही हैं। काल एवं अपेक्षानुसार यह अवतार हुए एवं इन सभी का अपना अपना इतिहास है। सत्य युग में हुए मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार एवं नृसिंह अवतार। त्रेता में वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार। द्वापर युग में हुए श्री कृष्ण एवं बुद्ध के रूप में अवतार।
और प्रवर्तमान कलयुग में होगा कल की अवतार। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार यह कल की अवतार लोक संरक्षक, धर्म रक्षक, कर्म प्रेरक और सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध में उल्लेख है कि कल की संभल जिले में विष्णु यश नामक विप्र के यहाँ जन्म लेंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। वर्तमान में चल रहे 28वें कलयुग के प्रथम चरण में कल्कि धाम मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एचोड़ा कंबोह में बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कल्कि धाम मंदिर में 10 गर्भगृह बन रहे हैं, जो विष्णु के 10 अवतारों को ध्यान में रखते हुए बन रहे हैं। भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है, और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। भारतीय परंपरा में त्रिदेवों में विशिष्ट देवता विष्णु के अब तक 9 अवतार हो चुके हैं। 10वें अवतार के रूप में कल्कि का अवतार अभी होना है। भारतीय वाङ्मय से यह भी ज्ञात होता है कि कल्कि के अवतार के साथ ही यह कलयुग भी पूर्ण हो जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के विविध प्रयास अब देखे जा रहे हैं। एक ओर आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं निर्माण के कार्य हो रहे हैं, तो वहीं मंदिरों के निर्माण से भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन को संरक्षित करने का काम भी किया जा रहा है। मंदिर एवं देवस्थान चूंकि भारत में शिक्षा, संस्कारों व सामाजिक समरसता के केंद्र रहे हैं, पुनः भव्यता से निर्मित यह केंद्र भव्य भारत के वैभव को दीर्घकाल तक संरक्षित करेंगे। इसी क्रम में कल्कि धाम मंदिर भी समग्र मानवता को सन्मार्ग दिखाता भारतीय ज्ञान व संस्कृति का अद्भुत केंद्र बनकर निश्चित ही उभरेगा और अपनी निर्मिति से कलिकाल में सतपथ का मार्ग मानव मात्र के लिए प्रशस्त करेगा। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद आइए अब देखते हैं अपने अग्रिम स्वास्थ्य संबंधी प्रभाग को, जिसमें आज हम पार्किंसन रोग के बारे में जानेंगे। यह रोग मस्तिष्क में होने वाला रोग है। आयु बढ़ने के साथ पार्किंसन रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। पार्किंसन रोग की जल्द पहचान जरूरी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पार्किंसन रोग के लक्षण व उपचार के क्या विकल्प हैं। शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। कई बार मस्तिष्क के एक हिस्से में समस्या होने पर उससे नियंत्रित होने वाले अन्य अंगों की गति कम या अधिक हो जाती है। इसे मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। पार्किंसन रोग भी ऐसी ही एक बीमारी है। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। पार्किंसन रोग को क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार भी कहते हैं। पार्किंसंस डिजीज एक ब्रेन डिजीज है जिसमें एक केमिकल जिसे हम डोपामीन कहते हैं उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से मरीज के शरीर में कंपन पैदा होता है। उसका काम कार्य में सुस्ती आ जाती है जिसे हम ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं और हाथ पैर सख्त हो जाते हैं जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। आगे चलकर इस बीमारी में मरीज अपना बैलेंस यानी संतुलन खो सकता है। इस बीमारी का इलाज संभव है बशर्त हम इसे पहले पहचानें। इसीलिए इन सब लक्षण अगर किसी में भी नजर आए तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कई कारक पार्किंसन रोग के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक आयु। 60 वर्ष की आयु से अधिक होने पर पार्किंसन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आनुवंशिक कारक
पूर्व में मस्तिष्क में लगी चोट, हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशक और अन्य प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आना, कुछ दवाओं का सेवन, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन रोग होने की संभावना अधिक होती है। पार्किंसंस डिजीज में और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर यह बीमारी दवाई से ठीक ना हो तो एक नई तरह की सर्जरी जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि डीबीएस कहा जाता है वो भी किया जा सकता है। अनेक शोध कार्य चल रहे हैं जिससे इस डिजीज से ग्रसित मरीजों को राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में हम यह संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानिए, इसके बारे में जानिए और इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। परिवारजनों को इस मरीज के लिए सहानुभूति रहना भी बहुत जरूरी है। पार्किंसन रोगी के कमरे में कुछ बदलाव करना आवश्यक है। फर्श से चीजें हटा दें जिससे व्यक्ति के गिरने की संभावना कम हो। कारपेट को हटा दिया जाए। फर्श अधिक चिकना या फिसलन वाला न हो। साथ ही कमरे में अंधेरा न रहे। कमरे में हल्की रोशनी रखें। पार्किंसन रोगी के बाथरूम में भी कुछ बदलाव करना अनिवार्य है। नॉन स्किड रबर मैट का प्रयोग करें। साइड रेलिंग लगवाएं। कॉर्डलेस या मोबाइल फोन साथ रखें। दांत साफ करना, शेविंग, बाल बनाना जैसी क्रियाएं बैठकर की जा सकती हैं। कुछ सावधानियां रखकर पार्किंसन रोगी को जटिलताओं से बचाया जा सकता है। साथ ही गिरने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। पार्किंसन रोग समय के साथ बढ़ता है और रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं जो रोगी के जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए दवाओं और इलाज की आवश्यकता होती है। दवाओं के अलावा ब्रेन स्टिमुलेशन भी मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन की बीमारी में काफी कारगर है। नई तकनीकों से पार्किंसन रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। किरण भारद्वाज, टीडी न्यूज। बात स्वास्थ्य से जुड़ी हो रही है और आप सभी जानते ही हैं कि योग भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। योग भारतीय परंपरा का वह सुंदर उपहार है जो हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। जिस प्रकार किसी कार्य को करने की एक पद्धति होती है, वैसे ही योगासनों को करने के लिए भी नियम व प्रकार बताए गए हैं। हमको बस योग्य योग शिक्षक के निर्देशन में अभ्यास प्रारंभ करने चाहिए। शरीर में तनाव को कम करने के लिए क्या करें, आइए देखते हैं आज के इस योग प्रभाग में। नमस्ते, मैं मयूरी मीरानी। कुछ आसन से प्रैक्टिस करके हम चिंता से दूर भी रह सकते हैं और अपने माइंड को शांत भी रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं यष्टिकासना से। एक साइड लेट जाएंगे। अब कमर के बल लेटेंगे, हाथ बगल में, पांव सीधे। अब हमें हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और पैर नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे। दोनों मूवमेंट साथ में ही करेंगे। हाथ ऊपर की ओर और पैर नीचे। यही स्थिति में कुछ देर तक रुकेंगे। वापस नॉर्मल स्थिति में आएंगे एक साथ। अब हम देखेंगे सुप्त वक्रासना, जिसके लिए हमें लेग को बेंड करना है और हाथों को टी पोजीशन में रखेंगे। दोनों पैर बेंड करेंगे लेफ्ट साइड और देखेंगे राइट साइड। यही स्थिति में कुछ काउंट तक बने रहेंगे।
वापिस आएंगे। अब हम राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे। ये स्थिति में बने रहेंगे। वापस नॉर्मल स्थिति में आएंगे। लेग स्ट्रेट, हाथ बगल में। अब हम धीरे से मेडिटेटिव पोस्चर वज्रासन में बैठेंगे। ये थे कुछ आसन्स जो हमें हेल्प करेंगे माइंड को शांत रखने में और चिंता से दूर रहने के लिए। इसके बारे में हम और जानेंगे डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। मन को रिलैक्स रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। टेंशन मन में जब होता है और उससे हम जो भी कार्य करते हैं वो सही नहीं ही होगा, और अगर कार्य गलत हुआ तो फिर जीवन भी गलत हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि टेंशन फ्री रहने के लिए एक तो धूप बहुत फ़ायदा करती है। हल्की सवेरे की धूप, हल्की शाम की धूप में बैठें, वो टेंशन को हटाने में मदद करता है। और ज़रूरी है कि हम ध्यान दें कि दही जैसी चीज़ खाएं। दही पेट में जाना ही चाहिए। फर्मेंटेड फूड पेट में जाता है तो प्रोबायोटिक से पेट की स्थिति सही रहती है और टेंशन फ्री हो सकता है। और मेन बात यह है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें सोचिए कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ। पॉजिटिव पॉइंट्स, सोने के पहले 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखकर सोइए। सोचने का नज़रिया बदलिए तो हमेशा देखा गया है कि अच्छी नींद ले पाएंगे, और अच्छी नींद जब ले पाएंगे तो टेंशन फ्री होना आसान हो जाएगा। बस कोशिश करिए। नमस्कार। योगासनों को जानने के बाद अब चलते हैं अपने अग्रिम प्रभाग की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत सुप्रभातम कार्यक्रम में। संस्कृत भाषा जो एक वैज्ञानिक भाषा कही जाती है, संस्कृत भाषा का शुद्धतम उच्चारण बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से संयुक्ताक्षरों के उच्चारण के बारे में आइए हम जानते हैं आज की अपनी संस्कृत पाठशाला में अपने सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमस्कारः। संस्कृत पाठशालायां पुनरपि स्वागतम सर्वेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्तः। संस्कृत की पाठशाला में आज उच्चारण के संदर्भ में बात संयुक्ताक्षरों की। संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से हम संयुक्ताक्षरों के दो प्रकार यानी दो टाइप्स देखते हैं। पहले प्रकार को हम साधारण संयुक्ताक्षर का नाम दे सकते हैं और दूसरे को विशेष संयुक्ताक्षर कह सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे साधारण संयुक्ताक्षरों की
और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये साधारण संयुक्ताक्षर भी उच्चारण की दृष्टि से असाधारण होते हैं और यही संस्कृत को भी उसके शुद्ध स्वरूप में असाधारण सिद्ध करते हैं। देखिए, जब जब दो या उससे अधिक अक्षर या कहें कि व्यंजन वर्ण मिलते हैं तब हम उन्हें साधारण रूप से संयुक्ताक्षर तो कहते ही हैं। जैसे एक शब्द है प्रधानमंत्री। यहाँ इस एक शब्द में ही हम दो साधारण संयुक्ताक्षरों को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। प्रधान का प्र और मंत्री का न्त्री। प्र में प और र, न्त्री में न, त और र, ये व्यंजन वर्ण परस्पर मिले हुए हैं। इनमें अतिशय सन्निधि है या फिर ये परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। पर अब बात आती है संस्कृत के संस्कृतत्व की। हम में से कई प्रधानमंत्री को अनवधानतावश या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री बोल जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। प्र और पर का अंतर कहने को तो बहुत कम है, पर ऐसी गलतियों से कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो हमें अर्थ को सार्थक ही करना है, इसलिए शुद्ध रूप में संयुक्ताक्षर का उच्चारण करना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। एक शब्द है मत्स्यः। यहाँ मत्स्य में त, स और य, इन तीन अक्षरों या व्यंजनों का संयोग है, इसलिए इसका उच्चारण हमें थोड़े ध्यान के साथ करना होता है। अक्सर हम इस शब्द का गलत उच्चारण कर बैठते हैं और कहते हैं मत्स्य, मत्स्य, पालन, इस तरीके से कुछ हम शब्द करते हैं। मत्स्य केंद्र, इस तरीके से कई अशुद्ध उच्चारण हम कर बैठते हैं, क्योंकि त, स और य ये तीनों ही व्यंजन वर्ण हैं और इनके मध्य कहीं भी अ या स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए मत्स्य कहना तो अशुद्ध है। हमें इसका उच्चारण करना चाहिए मत्स्य, और संस्कृत में मत्स्यः, मत्स्य अर्थात मछली। और ऐसा ही एक संस्कृत शब्द है कार्त्स्न्य या संस्कृत में कार्त्स्न्यम, जिसका प्रयोग बड़े कवि और लेखक संस्कृतनिष्ठ शब्द के रूप में अन्य भाषाओं में करते ही हैं, पर उच्चारण की दृष्टि से यह शब्द है बहुत विशेष, क्योंकि यहाँ र, त, स, न, य ये 5 व्यंजन वर्ण एक साथ संयुक्त स्वरूप में है। इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम सर्वथा शुद्ध करें, इसका हमें विशेष प्रयास करना है और इसे कारत सनय, कारत स्नेय आदि न कहकर हमें कहना है कार्त्स्न्य। तो ये साधारण संयुक्ताक्षर के कुछ उदाहरण थे जिनका महत्व शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से बहुत अधिक है। अगले अंक में हम बात करेंगे संयुक्ताक्षरों की ही, पर कुछ विशेष संयुक्ताक्षरों की। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमो नमः। संस्कृत पाठशाला के बाद अब बढ़ते हैं एक प्रेरक समाचार की ओर। गोबर, नीम, लहसुन, प्याज से जैविक कीटनाशक बनाकर सफल उद्यमी बन गई हैं गांव की महिलाएं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 22 महिलाएं जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक तैयार करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग कर रही हैं और इतना ही नहीं, वे अपने इन उत्पादों द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इन्हें किसानों तक भी पहुंचा रही हैं। इससे स्वयंसेवी समूह से जुड़ी इन महिलाओं की आय बढ़ी है और इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित यह वृत्त विशेष। निबिया बेगमपुर उत्तर प्रदेश के सैकड़ों दूसरे गांवों की तरह है, लेकिन इस गांव ने कुछ ऐसा किया है जो इसे बाकी गांवों से अलग बनाता है। राजधानी लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में एक केंद्र है, जहां ग्रामीण महिलाएं जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और जैवनाशी तैयार करती हैं, उन्हें पैक करती हैं और बिक्री के लिए किसानों तक पहुंचाती हैं। इन्हें बनाने के लिए कच्चे माल के लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता है। ये सब उन्हें अपने आसपास ही मिल जाता है, जैसे गाय का गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के औषधीय पौधे। जैव उर्वरक को जहां मिट्टी की संजीवनी कहा जाता है, तो वहीं जैवनाशी को पौध रक्षक कहते हैं। इस नए उद्यम के पीछे जिस संगठन की मेहनत है, वो है उन्नति जैविक इकाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा किए जा रहे इसी अनूठे प्रयास की तारीफ की।
3 स्वयं सहायता समूह ज़्यादा हमारे पे माननीय मोदी जी हमका बहुत ज़्यादा सहायता की इन्हें कि हमारा 28 जनवरी में हमरे गांव के हमरे निमिया बेगमपुर के नाम भी बढ़ाइन तो हमका बहुत हमरे 10 दीदी के हौसला बढ़ा। दरअसल ये 22 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है जिसने बहराइच जिले में 2 ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं जिन्हें बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के रूप में जाना जाता है। इस समूह की अगुआ राम प्यारी एक कम पढ़ी लिखी यानी निरक्षर महिला हैं, जो अपनी साथी महिलाओं के साथ चूल्हा चौका और परिवार पालन के साथ साथ भूमि सुधार पर दिमाग लगाकर अपने घर के वेस्ट पदार्थों से ही कमाई का जरिया तलाश कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। अपने घर के लिए छोटा थोड़ा से खेत पात रहा वही में डाले के लिए खाद बनाइन अपना डालिन तो कुछ खाद से कुछ बीमार हुई। जो खाद हम मतलब प्रोजेक्ट तैयार किया CPP है, मृदा संजीवनी है और पौध वर्धक पौध रक्षक हमारी जो है यानी तो ये जो धरती माँ इसको ज़्यादा मतलब कुछ सफलता देती है। जिसे रासायनिक खाद डाले से का नाम है धरती राख हो जाती है तो हमारे मृदा संजीवनी से मतलब धरती का कुछ आराम मिलता है। धरती सटी नहीं होती है, वो धरती को भुरभुरी बनाती है। जितनी कीटाणु हैं तो मतलब वो भुरभुरी बना के उपजाऊ करते हैं फल का। निबिया बेगमपुर और बिचला गांव के किसानों के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का इस्तेमाल करना एक बेहतर अनुभव रहा है। इससे उन्हें खुद से कीटनाशक बनाने या दूर से खरीद कर लाने में लगने वाले समय की बचत होती है। आज आसपास के गांवों के 6000 से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी इन महिलाओं की आय भी बढ़ी है और इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बहराइच से JK सोनी की रिपोर्ट, DD न्यूज। सुप्रभातम में विविध प्रभागों को देखने के बाद आज का यह अंक यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः नए विषयों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।